आज हम नौकर पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूं बीनने का काम करवाया। एक बार गांधी जी से मिलने के लिए कॉलेज के कुछ छात्र आए थे। उन सभी को अपने अंग्रेजी ज्ञान पर गर्व था। किस पर गर्व था? अंग्रेजी ज्ञान पर। बातचीत के दौरान छात्रों ने उनसे कोई कार्य मांगा। उनको भी लगा होगा कि अगर इतने बड़े महात्मा जी गांधी जी खुद कार्य करते हैं तो हम भी इनके साथ मिलकर हमें भी कार्य करवाना चाहिए। तो उन्होंने खुद बोला था। बातचीत के दौरान छात्रों ने उनसे कोई कार्य मांगा। छात्रों को लगा कि गांधी जी उन्हें पढ़ने लिखने से संबंधित कोई कार्य देंगे। गांधी जी उनकी इस मंशा को भांप गए और गांधी जी ने छात्रों को कौन सा कार्य दिया? गेहूं बीनने का कार्य सौंप दिया। तो वास्तव में इस कार्य द्वारा गांधी जी छात्रों को समझाना चाहते थे कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें सभी कार्यों को हंसते हुए करना चाहिए, अपने घर परिवार में भी और अपने विद्यालय में भी। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये काम तो नौकर चाकरों से ही करवाने चाहिए, खुद नहीं करते, लेकिन गांधी जी ऐसे काम खुद करते थे। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ में ऐसे कई प्रसंग आए हैं जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं। तो पहला, एक कार्यकर्ता ने जब गांधी जी से कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है तो वे आटा पीसने के लिए फौरन उठ खड़े हुए। पहले के समय में क्या था, अपने जो बड़ों से आप बातचीत करेंगे तो वो आपको बता देंगे कि एक चक्की होती थी, उसमें 2 पत्थर लगे होते थे और उसमें लोग खुद ही आटा पीसने का काम करते थे। तो आश्रम में क्या समस्या आई? आटा कम पड़ गया था, तो उसके लिए आटा चाहिए था, तो किसी को काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए कौन उठ खड़े हुए? गांधी जी खुद, पहली बात। दूसरा, आश्रम में कुछ लोग रसोई के बर्तन बारी बारी से दल बनाकर धोते थे। दूसरा काम होता है, खाना बनाने के बाद क्या होगा, काफी सारे बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे तो उनको फिर साफ करना पड़ता है। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को साफ करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने, क्योंकि वह सभी को संदेश देना चाहते थे कि कोई भी काम छोटा या नहीं बड़ा होता, तो दूसरा काम उन्होंने क्या किया? बर्तन साफ करने का, एक बहुत बड़े बड़े पतीलों को साफ करने का जिम्मा उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तीसरा, एक बार गांधी जी के कुछ साथी तालाब की भराई का काम कर रहे थे। एक सुबह जब वे काम खत्म करके कुदाल, फावड़ा, कसी फावड़ा और टोकरियों के साथ वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गांधी जी ने उनके लिए नाश्ता तैयार करके रखा हुआ है। देखो उनको कितनी खुशी हुई होगी कि जब वो काम करके थके हुए आए होंगे, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमें भूख भी अच्छे प्रकार से लग जाती है। तो उन लोगों को खुशी हुई होगी और इससे भी बड़ी प्रसन्नता कि गांधी जी ने खुद उनके लिए भोजन बनाया था। उसके बाद है तीसरा, लंदन। कहाँ? लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या कहा था? दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार, उस समय पर किसका शासन था? ब्रिटिश का। ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और शरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया। देखो उनको बुलाया गया था चीफ गेस्ट के रूप में, तो उन्होंने क्या देखा कि तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और शरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तश्तरियां धोने लगा, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। जो भी काम चल रहे थे सभी कामों में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी जी स्वयं थे। इस प्रकार गांधी जी ने बिना किसी संकोच के छात्रों की मदद की
तो जब बड़े छोटे बच्चों के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो छोटे बच्चों को खुशी भी होती है और उनको काम करने की शिक्षा भी मिलती है कि हमें इन कामों को खुद अपने हाथों से करना चाहिए। चौथा, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर गांधी जी ने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई है। कैसी हो गई थी? दुबली और कमजोर हो गई थी। उनका बच्चा दूध पीना नहीं छोड़ता था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और उन्हें रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। रात को नींद नहीं और दिन में भी चैन नहीं। तो गांधी जी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा देते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते कि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। इस उपाय से गांधी जी ने बच्चे का दूध छुड़वाया। पांचवा, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इसे पाठ पढ़कर लिखिए, आपने लिखना है। गांधी जी दूसरों से काम करवाने में बड़े सख्त थे, परंतु अपने लिए उनसे काम करवाना उन्हें पसंद न था। वे अपना कार्य स्वयं करते थे, उसमें वे किसी की सहायता भी नहीं लेते थे। गांधी जी को काम करता देख उनके अनुयायी भी होते हैं, जो उनका अनुकरण वाले लोग करने वाले लोग थे, वो भी कार्य करने लगते थे। या फिर जो काम नहीं करना चाहता था वह भी काम करने के लिए प्रेरित हो जाता था। इस प्रकार गांधी जी अपने स्वयं के उदाहरण द्वारा लोगों को काम करने की प्रेरणा देते थे। अपने स्वयं के, जैसे मान लीजिए हम अध्यापक हैं, हम आपके सामने कुछ काम करेंगे तो आपको भी बोल सकते हैं कि बेटा हम इस काम को कर रहे हैं तो आप भी करो। अगर मैं खुद ही कुछ पौधे लगा रहा हूं तो आपको भी लगेगा कि सर लगा रहे हैं, हमें भी लगाने चाहिए, हमारा भी विद्यालय है। ठीक है, इस प्रकार से अपने स्वयं के उदाहरण द्वारा वह लोगों को प्रेरणा देते थे। छठा, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने के क्या लाभ हैं? बहुत अच्छी बात है, हमें भी पैदल चलना चाहिए। गांधी जी पैदल चलने से होने वाले लाभों से संभवत अवगत होने के कारण अक्सर अपनी यात्राएं पैदल चलकर ही पूरी करते थे। इससे उनमें हर प्रकार का कार्य करने की अशुद्ध क्षमता और शक्ति बनी रहती थी। वास्तव में पैदल चलकर ही गांधी जी स्वतंत्रता के लिए जन जागरण और अपने आंदोलनों को सफल बना पाए। पैदल चलने के लाभ। पैदल चलना शारीरिक व्यायाम की श्रेणी में सबसे उत्तम कोटि का व्यायाम है, बेस्ट एक्सरसाइज है जी। पैदल चलने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इससे हर कोई बड़ी आसानी से कर सकता है। रोज इसका अभ्यास करने से शारीरिक फुर्ती बनी रहती है और व्यक्ति अपने को तरोताजा और स्वस्थ महसूस करता है। ये सब फायदे हैं पैदल चलने के। सातवां, गांधी जी अपने साथियों की जरूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे ये उन्हें पसंद नहीं था। क्यों? सोचो और अपने शिक्षक को सुनाओ। गांधी जी स्वावलंबी होने के कारण दूसरों के सामने आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तथा अन्य को भी स्वावलंबी बनाने के लिए अपना कार्य कैसे करते थे? स्वयं करते थे, किसी से नहीं करवाना चाहते थे। वह एक संदेश देना चाहते थे कि सभी लोगों को अपना कार्य स्वयं ही करना चाहिए। नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वदा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते होंगे? तर्क के साथ समझाओ। ये सच है कि यदि हम मजदूर को अपना भाई समझने लगे तो वह अपने काम से कामचोरी और लापरवाही कर सकता है। वह सोचेगा कि मेरा मालिक मतलब मुझसे प्यार करता है, ठीक है, वो बैठ जाएगा ये वो करके। परंतु हम निरंतर प्रयास करते रहें तो एक न एक दिन वह इस बात को समझ जाएगा कि इस घर से उसे अपनापन और प्यार मिलता है। अतः
उसकी भी इस घर के प्रति जिम्मेदारी बनती है और उसे दिए गए कार्य को नियत समय पर पूरा करना चाहिए। नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान समझना चाहिए। उनकी बात में बिल्कुल दम है कि काम तो लेना ही है, लेकिन ये नहीं कि उनको दुत्कार कर लिया जाए। खाने पीने के लिए उनको चीज़ें देना और उनको प्यार से बोलना और अच्छा का मतलब ज़्यादा काम करने पर उनको कुछ ना कुछ पुरस्कार देना या प्राइज के रूप में, बेशक कम पैसा हो वो देना। इस प्रकार से उनको प्यार और सम्मान के साथ रखना चाहिए, यही उनका लक्ष्य था। गांधी जी की कही लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज हैं। घर के काम, बीमारों की सेवा, आगंतुकों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय कब मिलता होगा, गांधी जी एक दिन कैसे गुजरता होगा, इस पर अपनी कल्पना से लिखो। मेरे अनुसार गांधी जी साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, अतः असाधारण व्यक्तित्व के धनी होने के कारण, अत्यधिक व्यस्त व्यक्ति होने के बावजूद भी वे सारे काम और लिखने के लिए समय निकाल ही लेते थे। प्रश्न संख्या 10 पाठ में बताया गया है। क्या बताया गया है कि गांधी जी और उनके साथी आश्रम में रहते थे। कहाँ रहते थे? आश्रम में। घर और स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था? कुछ वाक्यों में लिखो। गांधी जी के आश्रम में हर एक जाति, वर्ग, उच्च निम्न सब आदि सभी वर्गों का समावेश था। सभी प्रकार से चारों दिशाओं से चलने वाले लोग उनके आश्रम में रह सकते थे। आश्रम में उनके सहयोगी के अलावा मित्र, जरूरतमंद, देशी विदेशी आदि सभी लोग एक परिवार की तरह रहते थे। एक साथ मिलकर खाना बनाना, एक ही जगह पर सोना। छात्रावास में भी सभी धर्मों और समुदायों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। छात्रावास और आश्रम की कार्यपद्धति में अंतर होता है। दोनों के उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं, परंतु छात्रावास विशुद्ध रूप से शिक्षा प्रणाली से संबंधित होने के कारण आश्रम से भिन्न होता है। स्कूल के छात्रावास में छात्रों को पढ़ाई के अलावा किसी अन्य कार्य की फिक्र नहीं रहती थी, लेकिन आश्रम में आटा पीसने से लेकर सब्जियां उगाने तक का कार्य करना पड़ता था। आश्रम में कुछ प्रकार की अगर सुविधाएं प्राप्त थी तो वहां पर सभी को काम भी करना पड़ता था, क्योंकि गांधी जी का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम सभी को अपना कार्य खुद करना चाहिए। ऐसे कामों की सूची बनाओ जिसे तुम हर रोज करते हो। अब हम सोते हैं खुद, तो हमें अपना बिस्तर भी खुद ही बनाना पड़ता है। अपना बिस्तर बनाना और कमरा ठीक रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। उनमें पुस्तकें, कापियां आदि ठीक जगह पर रखना। मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहिए। अपने यूनिफॉर्म और जूते चप्पलों को ठीक से रखना। अपने जूते पॉलिश करना। अपने कपड़ों पर इस्त्री करना। अपने कपड़ों को धोना। भाषा की बात, पिसाई संज्ञा है। पिसना शब्द से ना निकाल देने पर पीस धातु रह जाती है। पीस इसकी मुख्य धातु है। पीस धातु में आई प्रत्यय जोड़ने पर पिसाई शब्द बनता है। किसी किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसे संज्ञा बनाने के बाद उसके रूप में बदलाव आ जाता है, जैसे ढोना से ढुलाई, बोना से बुआई। मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। जो पीछे जुड़ता है प्रत्यय, आगे जुड़ने वाले शब्द को हम लोग उपसर्ग कहते हैं और पीछे लगने वाले को प्रत्यय। तो नीचे कुछ संज्ञाएं दी गई हैं। बताओ ये किन क्रियाओं से बनी है? पहला, बुआई, कटाई, सिंचाई, रोपाई, कताई, रंगाई। अब इनके उत्तर की तरफ चलते हैं हम। उत्तर है इसका संज्ञा और क्रिया। संज्ञा बुआई, बोना से, सिंचाई, सींचना, कताई, काटना, कटाई, काटना, रोपाई, रोपना,
रंगाई होता है रंगना। उसके बाद है तुमने कपड़ों को सिलते हुए देखा होगा। नीचे इस काम से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। आसपास के बड़ों या दर्जी से इन शब्दों के बारे में पूछो और इन शब्दों को कुछ वाक्यों में समझाओ। तुरपाई, कच्ची सिलाई, बखिया, चोर सिलाई। तुरपाई हाथ की सिलाई को कहते हैं। आपने देखा होगा जब हम पैंट को नीचे से फोल्ड करते हैं तो वहां पे ऐसे धागे से जो उसको फोल्ड करके सिलाई की तरह सिला जाता है, वो उसको तुरपाई कहा जाता है। बखिया मशीन द्वारा की गई सिलाई को कहते हैं। कच्ची सिलाई, पक्की सिलाई करने से पहले एक मोटी मोटी सिलाई करके उसको देखा जाता है कि ये फिट आएगा या नहीं आएगा, उसको कच्ची सिलाई। चोर सिलाई, सिलाई जो बाहर से नजर नहीं आती, इसीलिए उसको चोर सिलाई कहा जाता है। उसके बाद है नीचे लिखे गए शब्द पाठ से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? पाठ से लिए गए हैं। इन्हें पाठ में खोजकर बताओ कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। पुल्लिंग पतीला, स्त्रीलिंग क्या आ जाएंगे इनमें से? कालिख, भराई, चक्की, रोशनी, जेल और सेवा, ये सारे स्त्रीलिंग हैं। तो ये सभी बच्चों के काम के प्रश्न उत्तर हैं। आप सभी इनको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और यह वीडियो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगी। आप अच्छे अंक प्राप्त करें, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।